जय माता दी। ये एक जातिया की कुंडली है जिसका जन्म छपरा ज़िले में, जो कि बिहार में आता है, 20/5/1991 को हुआ है, शाम के 7:55 पे, अर्थात 7:55 PM। अब ये कुंडली हमारे पास इसलिए आई थी क्योंकि इस जातिका का विवाह विलंब हो रहा है। तो ये कारण जानना था कि ये विवाह विलंब क्यों हो रहा है। वैसे इस विवाह विलंब के कारण के साथ साथ हमने और भी कुछ चीज़ें देखी है और हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि किस कारण से ये सब योग इस कुंडली में बन रहे हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं इस कुंडली के लग्नेश कौन है। लग्नेश अर्थात जो इस कुंडली के लग्न के मालिक हो। तो लग्नेश है मंगल देवता, क्योंकि लग्न के स्थान पे 8 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए हमने कैसे माना ये, क्योंकि देखिए 8 नंबर की राशि, उसके नीचे वृश्चिक राशि है और उसके मालिक है नीचे मंगल, इसलिए हमने माना कि इस कुंडली के लग्नेश है मंगल देवता। ठीक है, और वो पहले भाव में बैठे। पहला भाव ये होता है, जो हमने हल्का सा पीला कलर किया हुआ इस कुंडली में, वे मुख्य ग्रह कहे जाते हैं। 8 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर ये है केंद्र प्रति ग्रह, और 12 नंबर और 4 नंबर है त्रिकोण के ग्रह। ठीक है, त्रिकोण के भाव। अब पहला भाव वो है जहाँ पे 8 नंबर लिखा है, दूसरा भाव वो है जहाँ पे 9 नंबर लिखा है, फिर तीसरा भाव वो है जहाँ पे 10 नंबर लिखा है। हमने भाव लिखा है रोमन नंबर में, देखेंगे रोमन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल मिला के 12 भाव होते किसी भी कुंडली में। आपकी कुंडली में यहाँ पे 8 हो सकता, 9 हो सकता, संख्या नंबर अलग होते, भाव कभी नहीं बदलते। ठीक है, और हर भाव का एक कारक होता है। जैसे पहला भाव होता है तन बल शरीर, दूसरा भाव जो है धन वाणी कुटुंब के लिए, तीसरा भाव पराक्रम भाई बहन, चौथा भाव माता गाड़ी मकान, पांचवा भाव विद्या और संतान, छठा भाव रोग शत्रु ऋण, सातवां भाव पत्नी साझेदार व्यापार, आठवां भाव मृत्यु रोग दुर्घटना, नौवां भाव भाग्य और धर्म, 10वां भाव पिता कर्म व्यापार, 11वां भाव आय और लाभ, और 12वां भाव व्यय हानि जेल विदेश। ये कुछ मूल मेन बातें हैं। वैसे इन भावों में और भी बहुत कुछ देखा जाता है, जैसे कि अष्टम भाव में मृत्यु रोग दुर्घटना लिखा है, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि मृत्यु रोग दुर्घटना ही होगी। वह गुप्त का भाव होता है, अज्ञात का भाव होता है। इससे दिव्य शक्तियाँ भी मिलती है, इससे भक्ति भी मिलती है, क्योंकि अष्टम और नवम भाव को अगर मिला के देखा जाए तो व्यक्ति परमात्मा के करीब जाता है या पूजा पाठ भी बहुत कर पाता है। ऐसे कई चीज़ें हैं। अब इस कुंडली में आप देखोगे कि जो लग्नेश है वो भाग्य में बैठे हुए हैं, अर्थात नवम भाव जहाँ पे 4 नंबर लिखा है, और किसके घर में बैठे हैं, चंद्र के घर में बैठे हैं। देखिए 4 नंबर अर्थात कर्क राशि चंद्र, तो चंद्र के घर में जो कि भाग्य और धर्म का भाव है, 9वें भाव में, रोमन नंबर 9, उसमें मंगल देवता विराजमान है। तो लग्नेश का भाग्य में जाके बैठना अच्छी चीज़ है, मित्र के घर में बैठना अच्छी चीज़ है, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि वह घर उनके लिए नीच का हो जाता है। हर ग्रह की अपनी ऊंच और नीच परिस्थिति है। तो मंगल जो है वो 4 नंबर में नीच का हो जाता है, लगभग 20 डिग्री के आसपास। एक चीज़ अच्छी है कि मंगल की डिग्री यहाँ पे 2 है। अब आप देखेंगे, हमने यहाँ पे नीचे देखिए राइट साइड में, यहाँ पे हमने डिग्री दिखाई हुई है। लग्न 26 डिग्री, सूर्य 5 डिग्री, चंद्र 2 डिग्री, बुध 11 डिग्री, शुक्र 19 डिग्री, मंगल 2 डिग्री, गुरु और शनि 13 डिग्री, राहु केतु 28 डिग्री। अब इस कुंडली में 3 ग्रह नीच के हो जाते हैं। कौन कौन से? एक है मंगल, देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ नीच के ग्रह मंगल राहु केतु, ये तीनों नीच के हो जाते हैं, और गुरु महाराज ऊंच के हो जाते हैं। यही कारण है मंगल और गुरु की जो युति है वो बनाती है नीच भंग राजयोग। हमने यहाँ पे लिख दिया कुंडली में राजयोग बनता है, जो कि इस जातक को आने वाले समय में भाग्य उदय करेगा, बहुत धन संपत्ति वैभव देगा, लेकिन अचानक देगा। तो मंगल और गुरु यहाँ पे नीच भंग राजयोग बनाता है। साथ ही साथ मंगल के काफ़ी करीब केतु भी है, क्योंकि मंगल की डिग्री 2 है और केतु की डिग्री देखेंगे आप 28 है। तो मंगल और केतु में मात्र 4 डिग्री का अंतर है, क्योंकि कोई भी भाव में जो डिग्री होती केवल 30 तक होती है। तो 28 और 30 में 2 का अंतर है, और उसके बाद मंगल की 2 डिग्री। तो ये 30 से 2 का अंतर यहाँ पे, 30 से 2 का अंतर वहाँ पे मंगल में, 2 + 2 4। तो ये अंगारक दोष बनाता है। इसका तात्पर्य यह है कि ये जो जाति का है
इनको क्रोध बहुत आता होगा, गुस्सा आता होगा, थोड़ा स्वभाव चिड़चिड़ा होता होगा। ये तो पक्का नज़र आता है कि स्वभाव में क्रोध होगा ही होगा। अब मंगल से हम आगे बढ़ते हैं। मंगल के बाद जो दूसरा भाव है 9 नंबर, जहाँ पे लिखा हुआ है दूसरा भाव धन वाणी कुटुंब का भाव, जिसमें राहु देवता विराजमान है। 9 नंबर देखिए किसका भाव है। 9 नंबर है धनु राशि और उसके स्वामी गुरु है अर्थात बृहस्पति। और बृहस्पति कहाँ बैठे हुए, फिर से भाग्य में जा करके 4 नंबर में, वो भी ऊंच के होके बैठे। देखिए यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है ऊंच का ग्रह, तो गुरु जो है वो ऊंच का ग्रह है। अब आप खुद सोचिए कि मंगल और गुरु अर्थात लग्नेश और दूसरा है धनेश, लग्नेश और धनेश अर्थात मंगल और गुरु की साथ मिल गई है, दोनों मित्र भी है। ये अच्छी चीज़ है। मंगल नीच का होकर बैठे, गुरु ऊंच का होकर बैठे और दोनों जाके बैठे भाग्य में, तो ये दोनों भाग्य कारक है, ये दोनों भाग्य कारक है। बस मंगल नीच का हो गए, लेकिन क्योंकि एक नीच का एक ऊंच का ग्रह एक साथ आ गए और वो भी नवम भाव में, तो इसने बना दिया नीच भंग राजयोग, अर्थात इनका मंगल का नीच भंग हो गया और इसने बना दिया राजयोग। अब गुरु की दृष्टि कितनी होती है, 3 दृष्टि होती है, 5, 7, 9, अर्थात गुरु की पंचम दृष्टि पड़ती है शरीर पे, तन पे, जहाँ पे 8 लिखा है। सप्तम दृष्टि पड़ती है पराक्रम भाई बहन, 100% भाई बहन या परिवार में इनको लोग बहुत ज़्यादा स्नेह करते होंगे क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ी है वहाँ पे। और उसके बाद नवम दृष्टि कहाँ पड़ी, वो पड़ी विद्या और संतान। तो बृहस्पति ने तो अपना काम कर दिया, इसमें कोई शक नहीं। इस कुंडली में कुछ ऐसे योग है जिसके कारण से जातिका को काफ़ी कष्ट होने की संभावना थी, लेकिन गुरु ने अपनी शुभ दृष्टि डाल के इनको बचा दिया, हम यही कहेंगे। और मंगल गुरु की युति 100% नीच भंग राजयोग बनाएगी, बस समय लगेगा। जब हम आगे बढ़ते हैं उसके बाद आता है 10 नंबर, जहाँ लिखा हुआ तीसरे भाव में, वो है शनिदेव, 10 और 11 नंबर। अर्थात इस कुंडली में शनिदेव किसके कारक है, पराक्रम भाई बहन और माता गाड़ी मकान सुख के कारक है। लेकिन वृश्चिक राशि में शनि देव कहीं ना कहीं पूर्णतः न सही लेकिन मारक होंगे, और एक तो वक्री होकर बैठे हैं, तो शनि यहाँ पे ठीक काम तो नहीं करेंगे मेरे हिसाब से। अब शनि यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्या नुकसान पहुँचाएंगे। एक तरफ शनि जहाँ होते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं, अर्थात शनि अगर तीसरे भाव में है जहाँ पे 10 नंबर लिखा है, स्वराशि खुद के घर में बैठे हैं, तो भाई बहन में प्रेम बनाएंगे, पराक्रम अर्थात इस जाति का में जोश भरेंगे। लेकिन उसी जगह पे जहाँ दृष्टि डालेंगे वहाँ तकलीफ देंगे। तो शनि की तीसरी दृष्टि आती विद्या पे। एक तरफ गुरु जी महाराज इनको विद्या में सपोर्ट करें, लेकिन शनि कहीं ना कहीं परेशानी क्रिएट करेंगे। जैसे कि जातिका पढ़ना चाहती है लेकिन फाइनेंशियल दिक्कत, या जातिका कुछ करना चाहती है लेकिन कई अन्य तरह के सामाजिक दिक्कतें। उसके बाद शनि की दृष्टि भाग्य में पड़ती है जहाँ पे मंगल गुरु ने नीच भंग राजयोग बनाया, और अपनी दृष्टि से उस राजयोग को कम करने का प्रयत्न करेंगे। और उसके नवम दृष्टि दे जा रही है आय और लाभ पे। तो इसलिए अगर धन की अभिलाषा है जातिका को और फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो उसको शनि के शरण में जाना ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, अब हम इसके आगे जब बढ़ते हैं तो बृहस्पति देवता विद्या स्थान में है, अर्थात जातिका का की बुद्धि बहुत ही तेज होगी, उसको पढ़ाई में मन भी लगता होगा। बृहस्पति देवता इनको पक्का सहायता करते होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अब बृहस्पति देवता के का धनेश और पंचम भाव होने से वो इसमें योग कारक और शुभ ही होंगे। ठीक है, जब हम आगे बढ़े अब मेन बात आई लग्नेश। लग्नेश के पास 2 घर है, एक है प्रथम भाव जहाँ पे 8 नंबर लिखा है, दूसरा छठा भाव जहाँ पे 1 नंबर लिखा है। और वो खुद बैठे हैं कहाँ पे, नवम भाव में, लेकिन वो वहाँ पे हो जावे नीच के। तो दोष तो उनको लग गया, प्लस उन पे शनि की दृष्टि है, ये भी एक कारक है। इसलिए हम सलाह देंगे कि जाति का मंगल की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे उनके स्वास्थ्य में सहायता अवश्य मिलेगी। और केवल स्वास्थ्य में ही नहीं,
मंगल की पूजा करे, अगर मंगल के दिन वो गौरी की पूजा करे, माँ पार्वती की पूजा करे, तो मंगला गौरी हुआ। इससे उनके विवाह की समस्या को भी, जो विवाह विलंब योग है, उसको भी काटने में सहायता मिलेगी। ये एक सलाह हम देंगे। अब जब हम मंगल से आगे बढ़ते हैं, हम जाते हैं सप्तम भाव, जहाँ पे सूर्य देवता विराजमान है और जहाँ पे 2 नंबर लिखा है, जो कि पत्नी साझेदार व्यापार। अब हम असली खेल पे आते हैं। इस कुंडली में असली खेल कहाँ बिगड़ा? देखिए, पहले समझने की कोशिश कीजिए कि शुक्र देवता इस कुंडली में मारक है और वो जाके बैठे कहाँ है, इसलिए हमने उसको स्केच पेन से कलर किया हुआ है। जो जो चीज़ हम आपको दिखाना चाहते हैं, शुक्र देवता जाके बैठे अष्टम भाव में। अष्टम भाव जहाँ पे 3 नंबर लिखा है, जो कि मृत्यु योग दुर्घटना का भाव है, ये गुप्त का भाव भी है। और शुक्र देवता की डिग्री कितनी है? 19 डिग्री है। मतलब शुक्र देवता पूरी तरह से 100% बलाबल ताकत के साथ बैठे हुए हैं। नंबर 1। नंबर 2, शुक्र दृष्टि धनवानी कुटुंब पे तो डाल ही रहे हैं और वो केतु के साथ बैठे विराजमान हैं। ये तात्पर्य होता है कि कहीं ना कहीं आंशिक ही सही, लेकिन कुछ तंत्र बाधाएं और सूर्य भी नज़दीक निकट होने के कारण कुछ ना कुछ तंत्र बाधाएं जातिका को अवश्य होगी, शारीरिक कष्ट होता होगा। लेकिन बृहस्पति देवता अपनी पंचम दृष्टि, बृहस्पति देवता 4 नंबर से पंचम दृष्टि लगा डालते हैं कहाँ पे? लग्न पे। ये कहीं ना कहीं इनकी सहायता कर रहे हैं और इनके शारीरिक पीड़ा को कुछ ना कुछ तो राहत अवश्य देते होंगे, वरना परिस्थिति बहुत ही विकट होती। दूसरी चीज़, शुक्र बैठे केतु के साथ, ये एक कारक है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जातिका को कुछ ना कुछ जो महिलाओं वाले रोग या उस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं महिलाओं वाले, वो अवश्य होंगे। बाकी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा इसमें। दूसरी चीज़, अगर नहीं होंगे तो भविष्य में बनने के पूरे चांसेस है। और शुक्र की महादशा में खास करके, महादशा या अंतरदशा, जब भी उसकी दशाएं आएंगी वो दिक्कत अवश्य देंगे, रोग अवश्य उत्पन्न करेंगे। अब हम विवाह विलंब की बात करते हैं। इनके विवाह के कारक है शुक्र देवता, वो जाके बैठ गए अष्टम भाव में केतु के साथ। लेकिन सिर्फ वही नहीं, शुक्र देवता वहाँ तो बैठे ही बैठे, उसके साथ साथ इसमें एक विशेष योग बना। जब हमने इसका डिटेल में अध्ययन किया तो शुक्र के आसपास सूर्य और चंद्रमा आ गए। वो भी सूर्य से पहले, शुक्र से पहले सूर्य और शुक्र के बाद चंद्र। अगर ये योग बनता है और भी शुक्र अष्टम भाव में हो, तो विवाह में बाधा उत्पन्न होना ही होना है। अब आप ये कहेंगे ये कैसे? देखिए, सूर्य क्या है? आत्मा, शक्ति। और चंद्र क्या है? मन। और शुक्र क्या है? आपके दाम्पत्य जीवन या पत्नी या साझेदार या आपकी मैरिड लाइफ से संबंध जोड़ना। तो एक तरफ चंद्र चला गया, एक तरफ मन और एक तरफ आत्मा। मतलब आत्मा और चंद्र को रोक कौन रहा है? शुक्र देवता। वो बीच में कहाँ बैठे हैं? मृत्यु रोग दुर्घटना के स्थान पे, अर्थात वो रोग के स्थान में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं वो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। शुक्र पीड़ित हो गए और वो सूर्य और चंद्र के बीच में फंस गए। अब आप कहोगे चंद्र तो उसके अगले भाव में नहीं होकर के वो तो तृतीय भाव में है शुक्र से। नहीं, चंद्र का डिग्री अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मात्र 2 डिग्री है। प्रथम तृतीया हमने भी यही पाया कि चंद्र नवम भाव में ना होकर के 10वें भाव में है, लेकिन डिग्री का मात्र अंतर है 2 डिग्री, अर्थात वो परिणाम भाग्य का भी देगा, नवम भाव का। चंद्र यहाँ पे योग कारक है, लेकिन योग कारक होते हुए भी विवाह के कार्य में जो मूल भूमिका निभानी है वो शुक्र को निभानी है, और कुछ भूमिका निभानी है वो निभानी है सूर्य देवता को, कि सूर्य बैठे है सप्तम भाव में पत्नी साझेदार व्यापार के घर पे, अर्थात जहाँ 2 नंबर लिखा है। तो विवाह विलंब का अगर उपाय करना है तो जातिका को सबसे पहला काम करना चाहिए, सूर्य देवता को प्रणाम करके रोज प्रातः काल उनको जल छोड़े। ठीक है? और जल में भी थोड़ा सा मीठा ले ले और कुछ चीज़ें जो कि महिलाओं के लिए जो होते हैं वो सब चीज़ें उसमें डाल करके प्रातःकाल उठ के और उगते सूरज को छोड़े तो ये ज़्यादा लाभकारी होगा। नंबर 1। नंबर 2, शुक्र का उपाय बहुत ही आवश्यक है।
तो ओम शुभ शुक्राय नमः का मंत्र का जाप करें, या आप किसी योग्य पंडित द्वारा अनुष्ठान भी करा सकते हैं। और शुक्र के मंत्र का जाप प्रातःकाल रोज स्नान करने के पश्चात करना है तो करना है निरंतर। इसके बाद चंद्र का भी बलाबल आवश्यक है, क्योंकि जो मन है वो इन सब चीज़ में कारक भूमिका निभाती है। इसलिए हम सलाह देंगे कि आप पूर्णिमा का उपवास 100% रखें। और भाग्य में मंगल का बैठना, भाग्य उदय यही करेंगे। तो ये 100% है कि ऐसी जातिका का विवाह के पश्चात भाग्योदय होना ही होना है। आप नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगल की पूजा करें, गौरी की पूजा करें। अब जब बात आती है उपवास की, तो हम आपको 2 विकल्प देते हैं, या तो आप मंगल का उपवास करें या तो आप शुक्र का उपवास करें, या आप दोनों भी कर सकते हैं। लेकिन एक तो अवश्य करें, किसी एक को शक्ति दे और उनसे प्रार्थना करें कि आपके विवाह के विलंब को काटें। ठीक है। अब जब हम इससे आगे जाते हैं तो 4 नंबर जो लिखा है वो है कर्क राशि, चंद्र इसके स्वामी है, वो बैठे हैं पिता कर्म व्यापार के स्थान पे, और चंद्र इसमें योग कारक है। तो भाग्य के कारक या आपकी जीविका के कारक भी चंद्र बनेंगे, जो आपके लिए लाभकारी होंगे। तो यूँ कहें मंगल और गुरु की युति यह एक राजयोग देगी। वहीं चंद्र, अगर आप चंद्र का उपाय करते हैं, जैसे कि हमने कहा पूर्णिमा का उपवास करो, वो भी हमने इसीलिए कहा कि मन का कारक मजबूत हो, और शिव पार्वती की पूजा करें। इससे क्या होगा कि राहु केतु जो कि नीच ग्रह भाव में बैठे हुए, उनकी मार्ग दृष्टि कम हो, क्योंकि देखिए राहु केतु इन दोनों के भी 3 दृष्टि होती है, पंचम, सप्तम और नवम। अभी राहु अगर यहाँ जहाँ बैठा हुआ है, जहाँ 10 नंबर लिखा है तृतीय भाव में, वहाँ से वो भाग्य पे भी दृष्टि डाल रहा है, सॉरी द्वितीय भाव में बैठा है, वहाँ से वो अष्टम भाव में भी दृष्टि डाल रहा है, मतलब शुक्र पे, तो वो भी घातक है। ठीक है। तो शिव की पूजा करने से राहु केतु शनि यहाँ तक कि मंगल, इन सभी ग्रह जितने मारक ग्रह है ये शांत होते हैं। अब हम बात करेंगे इस कुंडली में और क्या योग बनता है। एक है बुध। बुध तीसरे और छठे भाव, मतलब 3 नंबर 6 नंबर, अर्थात अष्टम भाव और एकादश भाव के मालिक है। देखिए बुध 3 नंबर मिथुन के नीचे बुध लिखा है, 6 नंबर कन्या के नीचे बुध लिखा है। यहाँ पे 3 नंबर मृत्यु व दुर्घटना का भाव है, 6 नंबर आय और लाभ का भाव है। इनके मालिक होकर के वो छठे भाव में जाके बैठ गए, तो यह बिल्कुल अच्छा नहीं है। एक जगह पे जहाँ वो लाभ उत्पन्न करेंगे, वो दूसरी जगह पे वो रोग भी उत्पन्न करेंगे। तो बुध अर्थात आप हरी चीज़ें बुधवार के दिन जानवर को, गाय को खिलाए, हरा चारा खिलाए, या हरी चीज़ों का दान आप बुधवार के दिन करें। इससे भी आपको शारीरिक कष्ट में राहत मिलेगी और धन लाभ होगा। जब बात करते शुक्र की, हमने पहले ही कहा कि इस कुंडली में विवाह विलंब का कारक शुक्र देवता है। तो शुक्र का उपाय करें आप चाहे तो दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान कर सकते हैं हर शुक्रवार, वो भी एक तरीका है विवाह विलंब को कंट्रोल करने के लिए। बाकी हमने आपको बताया ही है कि आप गौरी माँ की पूजा करें, माँ पार्वती की पूजा करें। शिव पार्वती की पूजा से बेहतर इलाज इसमें संभव नहीं है। और अगर आपको कुछ रोग होंगे महिलाओं वाले, तो उसका कारक शुक्र और केतु ही है, और संभावनाएं पूरी है। अब हम बात करते हैं महादशा अंतर्दशा की। इस समय आपकी सूर्य की महादशा चल रही है, लेकिन सूर्य की महादशा आपके लिए अच्छी नहीं जाएगी विवाह को लेकर के। इसका कारण है कि कहीं ना कहीं शुक्र उसको पीड़ा पहुंचा रहे। अंतर्दशा चल रही बुध की, तो थोड़ा सा कष्ट आपको अवश्य हुआ होगा। बुध की अंतर्दशा रहेगी सितंबर 2021 तक, जबकि महादशा रहेगी जनवरी 2023 तक। बुध के बाद केतु की अंतर्दशा आएगी, केतु के बाद शुक्र की अंतर्दशा आएगी। एक्चुअल में विवाह का जो अच्छा योग नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है जनवरी 2023 से, जब चंद्र देवता विराजमान होंगे, जो कि आपके भाग्य के कारक है। सबसे बेहतर योग उसी समय नज़र आता है। लेकिन अगर आप शुक्र का उपाय करते हैं, जो कि मेन बाधा पहुंचा रहे हैं, तो जनवरी 2022 के बाद भी योग बन सकते हैं, क्योंकि शुक्र देवता इस कुंडली में वह आपके विवाह के कारक है।
लेकिन उपाय करना होगा। तो जनवरी 2022 के बाद विवाह के चांसेस बनेंगे आपके। ठीक है। अब भाग्य उदय चंद्र के साल अर्थात जनवरी 2023 के बाद चंद्र की महादशा आएगी, वो समय आपके लिए बेहतर होगा। और अगर आपके और भी कोई प्रश्न होंगे आप पूछ सकते हैं। ये हमने विवाह संबंधित बनाया है और पूरी कोशिश की कि आपको और भी डिटेल कुछ ना कुछ बताया जाए जो इस कुंडली में नज़र आते हैं। लेकिन विवाह विलंब का मेन कारक जैसे हमने लिखा हुआ है कि शुक्र अगर अष्टम भाव में हो अर्थात 8वें घर में हो, चंद्र उससे द्वितीय और सूर्य उससे 12वां हो, तब विवाह विलंब का योग बनता है। कहने का तात्पर्य देखिए, यहाँ पे शुक्र आपका बैठा है अष्टम भाव में, 8 नंबर जहाँ लिखा है, और द्वितीय मतलब अष्टम से द्वितीय मतलब 1 2, अर्थात जहाँ पे 9 लिखा है वहाँ पे चंद्र आ जाए। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो चंद्र नहीं है, फिर कहूँगा चंद्र मात्र मार्जिन से वो 4 से 5 में पहुँचा है। ठीक है, तो वो एक कारण है। दूसरा, अगर आप यहाँ से काउंट करेंगे 3 से, जहाँ पे शुक्र देवता है, यहाँ से 12 12th हाउस, तो देखेंगे 3 3 जो है जहाँ पे लिखा हो फर्स्ट हाउस है, 4 जो है सेकंड हाउस है, 5 जहाँ पे लिखा है थर्ड हाउस है, 6 जहाँ पे लिखा है फोर्थ हाउस है, 7 जहाँ पे लिखा है फिफ्थ हाउस है, 8 जहाँ पे लिखा है वो सिक्स्थ हाउस है, सिक्स्थ हाउस है, 9 जहाँ पे लिखा है वो सेवन्थ हाउस है, जहाँ पे 10 लिखा है वो एट्थ हाउस है, जहाँ पे 11 लिखा है वो नाइन्थ हाउस है, जहाँ पे 12 लिखा है वो नाइन्थ हाउस है, जहाँ पे 1 लिखा है वो 10th हाउस है, और जहाँ पे जहाँ पे 1 लिखा है वो 11th हाउस है सॉरी, और जहाँ पे 2 लिखा है वो 12th हाउस हो जाता है। तो इसमें आइदर और है, अगर शुक्र के पहले सूर्य आ जाए या शुक्र के बाद चंद्र आ जाए और शुक्र अष्टम भाव में हो, तब भी विवाह विलंब का योग बनता है, क्योंकि शुक्र उस या तो आत्मा को या तो मन को काट देता है। यहाँ पे वो दोष लगा रहा है। तो सूर्य को अगर आप जल देते हैं और शुक्र का उपाय करते हैं, बाकी जो हमने उपाय बताए हैं, तो और मैंने पूर्णिमा उपवास इसलिए कहा है कि पूर्णिमा से आपके चंद्र को बल मिलेगा जो भाग्य का कारक है, तो जल्दी ही विवाह के चांसेस बन जाएंगे। मंगल आपका भाग्य में बैठा है, और मंगल नीच का होना थोड़ा गलत हो जाता है कि परम नीच तो नहीं है, क्योंकि 20 डिग्री के आसपास परम नीच होता है, मंगल लोअर साइड में है, बट स्टिल इफेक्ट तो बनेगा ही बनेगा। तो आप ये सब उपाय कीजिए। आपके कोई अन्य प्रश्न होंगे आप नीचे कमेंट में अवश्य डाल सकते हैं, मैं उसे भी बताने का प्रयत्न करूँगा। जय माता दी।